हाँ जी। क्या हाल है आप सभी के? एकदम बढ़िया हो कि नहीं? बढ़िया ही रहने चाहिए, रिवीजन साथ में चलनी चाहिए, और क्या चाहिए। ऐसे ही तो पेपर निकलेगा। ठीक है जी। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी प्री हिस्ट्री स्टोन एज को कवर कर चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख चुके हैं, वैदिक एज को भी हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के अंदर जो डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ा था। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स हमने ऑलरेडी एक क्लास में कवर कर लिए थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि भाई वैदिक एज के बाद कुछ चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से अलग अलग फिलोसफिकल लोग आने लगे, जिन्हें हेट्रोडॉक्स सेक्ट कहा जाता है, अलग अलग विचार रखने वाले लोग। जहां से आपकी ग्रोथ हुई किसकी? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की। बुद्धिज्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई क्या क्या फैक्टर्स रहे बुद्धिज्म आने के, ठीक है। किस तरह से इसकी जो विचारधारा थी उसको फैलाया गया आपके सिद्धार्थ गौतम के द्वारा, ठीक है। उनके बारे में हमने जाना, उनकी लाइफ में क्या क्या इंसिडेंट हुए उसको सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, ठीक है। उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ हमने वो देखे, जिनका अलग अलग कुछ स्पेशल नाम है, जैसे महाविनिष्कर्मा, ठीक है, निर्वाणा, परिनिर्वाण, इस तरीके की हमने कुछ कुछ टर्म्स देखी थी। फिर हमने देखा था कि इनके फॉलोअर्स ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिए थे, जिसको संघ बोलते हैं, ठीक है, संघ। फिर हमने ये देखा कि उनके क्या रूल्स होते हैं, अलग अलग किताबें बनी, उनकी लिटरेचर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ बुद्धिज्म को लेके, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि भाई चार बुद्धिस्ट काउंसिल होती हैं चार अलग अलग जगह पे, हमने उनके बारे में भी पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि भाई बुद्धिज्म के अंदर अलग अलग और सेक्ट निकल के आने लगे, जिसमें से तीन सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, कौन से? हीनयान, महायान और वज्रयान, उनके बारे में हम देख चुके हैं। फिर हमने नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी देखे थे, जिसके अंदर जो अलग अलग राजा होते हैं या कोर्ट पोएट होते हैं, कोर्ट ऑथर्स होते हैं, वो लिखते हैं किताबें, ठीक है, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड होती है, हमने वो भी देखे थे। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि बुद्धिज्म किस तरह से डिक्लाइन हुआ, तो वो वाला टॉपिक हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज हम किस पे मूव करेंगे? आज हम मूव करेंगे जैनिज्म पे, कि भाई जैनिज्म कैसे पिक्चर के अंदर आया, ठीक है। जैनिज्म पे मूव करते हैं आज। जैनिज्म, ठीक है। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई जैनिज्म जो है क्या बताता है, जैनिज्म क्या बताता है? जैसे एक बुक है क्या, सूत्र कृतांग, सूत्र कृतांग एक जैन टेक्स्ट है, जैन लिटरेचर है ये, मेंशन 363 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स। भाई ये बुक हमें ये बताती है, ये एक जैन बुक है, जिसके अंदर ये बताया गया कि भाई उस टाइम पे जैनिज्म के साथ साथ 363 तरह की और विचारधाराएं, फिलॉसफी चलती थी, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर क्या बोला है? ऋग्वेद के अंदर बोला है कि भाई जो आपके ऋषभ देव हैं और अरिष्ट नेमी हैं, ये दो आपके जैन के तीर्थंकर हुआ करते थे, ठीक है। अभी देखेंगे तीर्थंकर क्या होता है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अंदर हमें क्या दिख रहा है? मेंशन ऑफ ऋषभ देव, उसके अंदर भी ऋषभ देव की बात की गई है। जैनिज्म बेसिकली क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ तीर्थंकर ऑलरेडी एग्जिस्टेड। जैनिज्म के अंदर ये बोला जाता है जो भी इनका गुरु होता है ना, जो भी सबसे बड़ा विचारक होता है भाई, वो तीर्थंकर कहलाता है, और वो अभी से नहीं, वो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। कोर आइडिया ऑफ जैन फिलोसफी, जैन फिलोसफी का कोर आइडिया क्या है? वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैप्पीनेस व्हेन यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। जब ये दुनिया, जब ये यूनिवर्स बना था तो लोग बहुत खुश थे, ठीक है, एकदम सारी की सारी विशेष जो भी आपकी चाहती, हर चीज पूरी हो जाती थी, लंबी जिंदगी होती थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम मजानी लाइफ चल रही है। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीता, कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आने लगी? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। बाद में क्वेश्चन अराइज हुआ क्या, कि भाई कैसे संभाले हम इन चीजों को, पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, हमारी चाहते पूरी नहीं हो पा रही हैं। जब पूरी नहीं हो पा रही हैं तो क्या करें? लोग बाग एक सेवियर को देखने लगे, एक नायक को देखने लगे, एक महानायक को देखने लगे कि कोई आए और हमें समझाए कि हम क्या करें, ठीक है। जैनिज्म बिलीफ क्या है? जैन बेसिकली क्या बिलीफ रखते हैं? तीर्थंकर जो हैं, जो भी हाईएस्ट गुरु है वो आएगा और वो हम सबको क्या करेगा? गाइड करेगा कि जिंदगी कैसे जीनी है। नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ये जो तीर्थंकर होगा इसे पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और ये आपको जिंदगी के सही मायने समझाएगा कि जिंदगी के सही मायने क्या है, किस तरीके से एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है, ठीक है। तो ये जो ऊपर जो कुछ बुक्स दिखाई गई हैं, ये बेसिकली ये बता रही है कि जैनिज्म भी एग्जिस्ट करता है यहां पे, ठीक है। वो भी हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है। बेसिकली तीर्थंकर कौन है? टाइटल ऑफ जैन पैट्रियार्क ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जो हाईएस्ट लेवल पे जो टीचर है, जो गुरु है, उसे क्या कहेंगे? तीर्थंकर। इनको एक और नाम से जाना जाता है क्या? जिना। इसका मतलब होता है कॉन्करर, जिसने
हासिल कर ली हो हर चीज के ऊपर, पकड़ अपनी ले ली हो, कॉन्करर, जीत लिया हो सब कुछ। दे शो मैन द पैसेज थ्रू द डार्क वाटर्स ऑफ लाइफ। जिंदगी में जो भी अंधेरा है, तीर्थंकर आपको रोशनी दिखाएंगे और आप आगे बढ़ते रहोगे अपनी जिंदगी में। दो देर आर सेट टू बी 24 तीर्थंकारस इन द प्रेजेंट साइकिल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हिंदुइज्म के अंदर 4 तरीके के युग बोले गए हैं, त्रेता, द्वापर, इस तरीके से 4 युग बोले गए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हर युग के अंदर एक तीर्थंकार आता है, हर युग के अंदर एक तीर्थंकार आता है। तो अभी जो फिलहाल जो साइकिल चल रही है, अभी तक 24 तीर्थंकार आ चुके हैं, 24 तीर्थंकार आ चुके हैं। बेसिकली जैनिज्म की स्टैब्लिशमेंट, जैनिज्म धर्म किसने शुरू किया था? आपके महावीर जैन ने। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर नोन ओनली बाय देयर नेम्स। जितने भी मोस्टली हमारे तीर्थंकार हैं, उनको नाम और सिंबल के रूप में ही हमने देखा है, इनके बारे में और ज्यादा हमें नहीं पता, लेकिन नाम और सिंबल्स के रूप में इनको पहचानते हैं। वन हु होल्ड ऑफ हिज सेंसेस जिन विल बी अ जैन। वो आदमी जो अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू कर लेगा, जो अपनी चाहतों के ऊपर काबू कर लेगा, वो जैन बन जाएगा। उसे ही जिन बोलेंगे, उसे ही तीर्थंकार बोलेंगे। ठीक है, जैन बिलीव दैट 24 तीर्थंकार कम एट इंटरवल ऑफ 21,000 ईयर साइकिल। जो आपकी ये जो युग वाली जो साइकिल है ना हिंदुइज्म के अंदर, जो 4 युग हैं, ठीक है, बेसिकली एक साइकिल 21,000 साल की है। तो इनका क्या मानना है, जैन लोगों का मानना है कि हर एक साइकिल पे एक तीर्थंकार आता है। ठीक है, तो अभी तक आपके 24 तीर्थंकार आ चुके हैं, हर एक का अलग अलग सिंबल है, ठीक है, नाम है। इनमें से कुछ ये आपके सारे 24 तीर्थंकार के नाम है और उनके सिंबल्स। जैसे ऋषभ को बुल से डिनोट किया जाता है, अजीत को एलिफेंट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब एक इसमें कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये है कि मल्ली, कुछ लोगों का मानना है कि जो मल्ली है वो फीमेल है, कुछ लोगों का मानना है कि जो मल्ली है वो मेल है। लेकिन मल्ली अभी तक जो हमें मोस्टली जो एविडेंस मिल रहे हैं, उनसे हमें यही पता चल रहा है कि मल्ली जो है वो एक फीमेल थी, एक फीमेल तीर्थंकार थी वो। ठीक है और लास्ट हमारे कौन थे? महावीर, जिनको लायन के सिंबल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैन बिलीव्स, क्या जैन बिलीव करते हैं? क्षत्रिय, कि जैन बिलीव क्या करते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं। जो पहले के जो 22 तीर्थंकार हैं हमारे पास, उनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि जैनिज्म किसने शुरू किया था? ऋषभ देव जी ने शुरू किया था। सेकंड आए अजीत, फिर सांभव, जो अभी मैंने पीछे आपको टेबल दिखाई। ठीक है, जो आपके 23rd थे, 23rd तीर्थंकार, उन्हें कहते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकार थे। सन ऑफ अश्वसेन ऑफ बनारस, बनारस के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था अश्वसेन, उनके बेटे थे ये। ठीक है, लिव्ड 250 ईयर बिफोर महावीर जैन, महावीर जैन के 250 साल पहले थे ये। लेफ्ट अ वेल फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड हिम, मतलब ये ऑलरेडी बना चुके हैं संघ। ठीक है, बुद्धिज्म में तो बाद में बना है संघ भाई, जब आपके महावीर जैन आए, जिनके टाइम पे सबसे ज्यादा जैनिज्म फ्लोरिश किया, उनके पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बना हुआ था। ठीक है, उसे भी संघ बोलते हैं या ऑर्डर। पेरेंट्स ऑफ महावीर वर ऑलरेडी मेंबर्स एंड फॉलोवर्स ऑफ पार्श्वनाथ। जो महावीर जैन थे, उनके पेरेंट्स ऑलरेडी इस संघ के, इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा हुआ करते थे, पार्श्वनाथ के फॉलोवर हुआ करते थे। ठीक है, फाइनली आपके आते हैं वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर कब इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 बीसी के अंदर। कहां पे? कुंदग्राम नाम का एक विलेज था वैशाली के अंदर। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि जनांत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। जनांत्रिका क्लैन के क्या थे? मेंबर थे, एल्डेस्ट मेंबर थे। ठीक है, ट्राइब थी एक। और इनकी मां का नाम था त्रिशाला। अब ये त्रिशाला कौन है? त्रिशाला बेटा चेतक की बहन है। और ये चेतक कौन है? चेतक है वैशाली का राजा। वैशाली का जो राजा है चेतक, ठीक है, उसकी बहन थी त्रिशाला, जिसकी शादी हुई थी सिद्धार्थ से। और इन्हीं दोनों के बेटे हैं कौन? वर्धमान महावीर। ठीक है, अब ये जो चेतक है ना, चेतक ने एक से शादी करी थी। किससे? छैलना से। छैलना पहले, इससे पहले चलो ये देख लो, कंटेम्प्रेरी बिंबिसार ऑफ मगध। उस समय बिंबिसार राजा हुआ करता था मगध का, उसने छैलना से शादी करी थी। छैलना कौन थी? चेतक की बेटी थी। चेतक की बहन की शादी हुई सिद्धार्थ से, लेकिन चेतक की बेटी की शादी किससे हुई थी? बिंबिसार से। बिंबिसार हरण्यक डायनेस्टी का राजा हुआ करता था मगध में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका महावीर थे वो रिलेट करते थे हरण्यक डायनेस्टी से। कहीं ना कहीं आपके महावीर हरण्यक डायनेस्टी से रिलेट करते थे। कैसे भाई? चेतक की बहन थी त्रिशाला,
उनकी शादी हुई सिद्धार्थ से, जिनके बेटे हुए वर्धमान महावीर। चेतक की जो बेटी थी छेलेना, उसकी शादी हुई थी बिंबिसार से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भैया ये हरण्यक डायनेस्टी किनसे रिलेट करती थी? महावीर से। ठीक है, अच्छा, वर्धमान महावीर की शादी हुई थी यशोदा से, और इनकी एक बेटी हुई थी जिनका नाम था अनुजा। ठीक है, वर्धमान महावीर की बेटी थी अनुजा। उसके बाद वर्धमान महावीर की अब देखते हैं जर्नी। भाई जब ये 30 साल के थे तब इनके दोनों पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तब इन्होंने सोचा कि भाई जिंदगी का सच क्या है। यही मेन मुद्दा है, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग यहीं से। आपको कोई नई चीज लानी हो, सबसे पहले ये जानो कि भाई जिंदगी का आखिर मेन मकसद क्या है, मोक्ष क्या होता है। तो इन्होंने क्या करा, वही संघ ज्वाइन कर लिया, पार्श्वनाथ वाला, जैनिज्म वाला संघ ज्वाइन कर लिया। आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द एल्डर ब्रदर, इन्होंने अपने बड़े भाई से पूछा जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे कहा कि भाई मैं ज्वाइन कर लूं संघ? बिल्कुल कर लो जी, बिल्कुल कर लो। और 30 साल की उम्र में ये साधु बन गए, असेटिक बन गए। ठीक है, 30 से 32 साल के टाइम पे भैया वहीं रहे पार्श्वनाथ संघ में, उसके मेंबर बनके, और 2 साल के बाद उन्होंने वो संघ छोड़ दिया। फिर 32 से लेकर 42 साल तक की उम्र में, मतलब 10 साल तक ये घूमते रहे, जिसमें से 6 साल ये मक्काली गोसाल के साथ घूमे थे। ये मक्काली गोसाल कौन थे? अजीविका सेक्ट वाले। कौन? नियतिवाद वाले, जो नियति में भरोसा रखते हैं कि आप कुछ भी कर्म कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ नियति में जो भी किस्मत पे लिखा है वही होगा। तो वो फिलॉसफी किसकी थी? मक्काली गोसाल की थी। ये आजीविका सेक्ट इन्होंने ही लेके आया था। आजीविका सेक्ट में और किसने फॉलो किया था? जो आपके अशोक के पिताजी थे बिंदुसार, ठीक है, उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था। तो 6 साल तक ये मक्काली गोसाल के साथ घूमते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता है, तो ये फिर छोड़ देते हैं उसको। जब ये 42 साल की उम्र के थे, जब 42 साल के थे, तो भैया बिहार के अंदर एक जगह है जिम्बिका ग्राम। जिम्बिका ग्राम में वहां पे एक साल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां पे इन्होंने एक्सट्रीम पिनांस किया। एक्सट्रीम पिनांस मतलब एक्सट्रीम लेवल की पश्चाताप, जो आपकी मेडिटेशन होती है, एक्सट्रीम लेवल की करी एकदम। और फाइनली इनको सुप्रीम नॉलेज मिल गई, परफेक्ट नॉलेज मिल गई। जैनिज्म की भाषा में परफेक्ट नॉलेज को कहते हैं कैवल्य। क्या कहते हैं? कैवल्य। ठीक है, हाँ भैया, सुप्रीम नॉलेज मिल गई एकदम इनको। अब कब? 42 साल की उम्र में। फिर 42 से 72 साल तक की उम्र, 30 साल तक ये सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने सीखा था वो प्रीच किया, लोगों को पढ़ाते रहे। वही जो इनका पहला डिसाइपल, जो पहला शिष्य था, वो था जमाली। जमाली कौन था? इनका दामाद हुआ करता था। मतलब भैया वर्धमान महावीर की बेटी का नाम था अनुजा। अनुजा की शादी हुई थी किससे? जमाली से। इन्होंने पहली अपनी स्पीच, पहली सरमन कहां पे थी? राजगीर के अंदर। राजगीर के अंदर एक नदी थी वरक्कार, उसके नदी के किनारे। ठीक है, इनकी जो पहली फीमेल वर्शिपर थी वो थी पद्मावती, डॉटर ऑफ चंपा किंग। डॉटर ऑफ चंपा किंग, चंपा एक जगह का नाम है। उनकी जो डॉटर थी पद्मावती, वो इनकी पहली फीमेल वर्शिपर बनी। उसके बाद इन्होंने क्या करा? जैन संघ के अंदर काम करना शुरू कर दिया, जो ऑलरेडी बना हुआ था। बिकेम द हेड ऑफ द सेक्ट। भाई हेड बन गए किसके? जैनिज्म सेक्ट के, इस ऑर्डर के, मतलब इस इंस्टीट्यूशन के। और इनके इंस्टीट्यूशन को बोला जाता था निर्गंथास। निर्गंथास, निर्गंथास बोला जाता है। ठीक है, जब हमने बुद्धिज्म को देख रहे थे तब हमने देखा था ना उसके कॉन्टेम्पररी कौन कौन थे, तो उसके अंदर एक निर्गंथ नाथ पट्टू आया था, वही है जैनिज्म वाले निर्गंथ। ठीक है, निर्गंथ का मतलब फ्री फ्रॉम फेटर्स। उसके बाद लेटर केम टू नोन एज जिनास। लेटर केम टू नोन एज जिनास, बाद में इनको जिना बोलने जाने लगा। क्यों बोलने जाने लगा? क्योंकि इन्होंने जीत हासिल कर ली किस पे? हैप्पीनेस पे, अपने सुख पे, अपने दुख पे इन्होंने जीत हासिल कर ली। इनको कैवल्य मिल चुका है, परफेक्ट नॉलेज इनको मिल चुकी है, तो भैया इसलिए इनको जिना बोलने लगे। इन्होंने जितनी भी सेंसेस होती हैं, जो आपकी इंद्रियां होती हैं, उसके ऊपर काबू कर लिया है। अपने आप को रिस्ट्रेन रखना है। किस चीज से? कोई भाव से फर्क नहीं पड़ता, कोई इमोशनल बॉन्डिंग से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेटीरियलिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे 100 सोने के सिक्के दो, दो कुछ मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाइनली 72 साल की उम्र में इनकी हो जाती है मृत्यु। कहां पे? 468 बीसी के अंदर पावापुरी में। कहां पे है? राजगिरा में। ठीक है, अब इनकी टीचिंग्स क्या क्या थी? इनकी टीचिंग्स क्या क्या थी कि भाई अल्टीमेटली एम क्या है? परफेक्ट नॉलेज चाहिए हमें, हमें कैवल्य प्राप्त करना है, वही मोक्ष है। ठीक है, हाउ टू अचीव कैवल्य, यूनिवर्सल ट्रुथ नॉलेज कैसे करेंगे? तो उसके लिए 3 रत्न है, 3 रत्न। क्या क्या? राइट फेथ। भैया जो आपके तीर्थंकर हैं आप उन पे भरोसा रखो, वो आपको सही राह दिखाएंगे। दूसरा, राइट नॉलेज। व्हेन यू गेट इट योर सोल विल बी लिबरेटेड। जैसे ही आपको
सही नॉलेज मिलेगी। किसके थ्रू मिलेगी? तीर्थंकर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तब आपको ऑटोमेटिकली कैवल्य मिल जाएगा, आपको सुप्रीम नॉलेज मिल जाएगी, आपकी सोल जो है वो भैया लिबरेट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और तीसरा है आपका 5 कंडक्ट, मतलब 5 व्रत। आप इन सुप्रीम नॉलेज को कैसे लोगे? तो उसके लिए 5 व्रत हैं। क्या क्या? अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी के साथ मारपिटाई नहीं करनी। असत असेट्या, असेट्या का मतलब कोई चोरी चकारी नहीं करनी। अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट, जितना भी अटैचमेंट है, इमोशनल बॉन्डिंग है, मटेरियलिज्म है, सब छोड़ दो, लग्जरी लाइफ छोड़ दो। असत्य, आपको कोई झूठ नहीं बोलना, सच ही बोलना है। और ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य अपनाओ, ज्यादा लड़कीबाजी में नहीं पड़ना, ठीक है। ये इनके थे 5 व्रत। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने बुद्धिज्म में देखा था ना, जो एक कुछ होते परमानेंट मेंबर जिनको हम परिव्रजक या परिव्रजिका कहते थे, और कुछ होते थे नॉन परमानेंट मेंबर जो अभी अभी नए नए जुड़े हैं, जिनको उपासक कहते थे, ले फॉलोअर्स। ऐसे ही महावीर के अंदर भी इन 5 व्रत को करने के लिए ना 2 अलग अलग ग्रुप थे। एक है महाव्रत, मतलब जो परमानेंट मेंबर्स होते थे वो इनको बहुत ही अच्छे से फॉलो करते थे, और एक होता है अनुव्रत, मतलब ले फॉलोवर्स, कॉमन मैन, क्योंकि वो एकदम नहीं कर पाएंगे ये चीजें, बहुत चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं। आप एकदम ना ही अपनी फैमिली को छोड़ सकते हो, ना ही आप मेटीरियलिज्म को छोड़ सकते हो एकदम, इसलिए उनको ले फॉलोवर्स बोला जाता है, और वो करते हैं अनुव्रत, ठीक है। चलो अब आते हैं जैनिज्म फिलॉसफी पे, कि बेसिकली जैनिज्म फिलॉसफी किस किस चीजों से मिलकर बनी है। तो ये 2 चीजों से मिलकर बनी है। एक है आपकी स्यादवाद, स्यादवाद, स्यादवाद को बोलते हैं थ्योरी ऑफ मे बी। थ्योरी ऑफ मे बी का मतलब नथिंग इज एब्सोल्यूट, कोई चीज परमानेंट नहीं है, नथिंग इज एब्सोल्यूट। आप ट्रुथ क्या है, फॉल्स क्या है, आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकारी कर सकते हैं, ठीक है। 7 मोड्स ऑफ प्रेडिकेशन, जिसे सप्तभंगी थ्योरी कहते हैं, बेसिकली क्या है, हर चीज को देखने के 7 नजरिए होते हैं, ऐसा जैनिज्म फिलॉसफी का मानना है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मे बी है स्यादवाद। उसके बाद आती है एक आपकी थ्योरी न्यायवाद, न्यायवाद कहते हैं, नेवाद, नेवाद मतलब थ्योरी ऑफ व्यू पॉइंट, डॉक्ट्राइन ऑफ व्यू पॉइंट। बेसिकली एक चीज को समझने के 7 तरीके होते हैं, हर एक बंदा अलग अलग तरीके से सोच सकता है। सपोज करो जैसे यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, ये एक हाथी है और हमारे पास 7 जने हैं, हमने सबकी आंखों पे पट्टी बांध दी है और एक एक चीज पकड़ा दी। जैसे एक यहां आदमी खड़ा है, उसको उसने क्या करा, हाथी के दांत देखे तो उसको लगा कि ये तो कोई भाला है, ये तो कोई स्पीयर है, क्योंकि आंखों पे तो पर्दा है। ऐसे ही किसी ने इसकी सूंड पकड़ी तो उसे लगा ये तो पूंछ है, किसी ने इसका पैर पकड़ा तो लगा ये तो पेड़ का तना है, किसी ने इसकी पूंछ पकड़ी तो कह रहे ये तो भाई रोप है, कोई रस्सी है, किसी ने इसके पेट को, इसकी बड़े पेट को चेक करा तो पता चला ये तो वॉल है, कोई कह रहा है कि नहीं भाई इसके ये जो कान है इसके बड़े बड़े ये तो पंखे हैं। तो मतलब हर एक जना क्या कर रहा है, अलग अलग ओपिनियन से देख रहा है चीजों को, क्योंकि सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। वो पट्टी क्या है, वो पट्टी यही है कि आपके पास नॉलेज नहीं है चीजों को देखने की। वो नॉलेज आपको कौन दिलवाएगा? तीर्थंकर दिलवाएगा, जैनिज्म वाला जिना दिलवाएगा, ठीक है। इन्हीं दोनों को मिला के स्यायवाद और न्यायवाद, इन दोनों को मिला के जो नाम आता है जैनिज्म फिलॉसफी का, उसे कहते हैं अनेकांतवाद, डॉक्ट्राइन ऑफ मैनी साइडेडनेस, मतलब कि एक ही चीज को देखने के कई व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, इसी को कहते हैं अनेकांतवाद, ठीक है। रियलिटी हैज मैनी परसेप्शंस, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसा हमने यहां देखा कि भाई 7 अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग नजरिए से अलग अलग चीज को डिफाइन कर रहे हैं, इसे ही कहते हैं अनेकांतवाद, ठीक है। फिलॉसफी, जैनिज्म लोगों का क्या मानना है कि भाई मैटर एंड सोल आर द 2 ओनली एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, मैटर और आत्मा यही है जो रहती है। अब भैया जो मैटर है वो तो पेरिशेबल है, भाई हम किस चीज, हम मैटर से बने हुए हैं, हम एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन जो आत्मा है वो इटर्नल है और इवोल्यूशनरी है। आत्मा जो है वो इटर्नल है, वो कभी नहीं मरती। जैनिज्म लोग कर्मा पे बिलीव करते थे, ठीक है, बुद्धिज्म वाले नहीं करते थे। द सोल इज इन स्टेट ऑफ बॉन्डेज, पैशन होगा तो डिजायर बनेगी, चाह बनेगी, चाह बनेगी तो आप बॉन्डेज मतलब लोगों से अटैच होगे, और अटैच होगे तो आपको लिबरेशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कर्मा क्या करता है, कर्मा कॉन्स्टिट्यूट द फाइनल लिबरेशन ऑफ द सोल, सोल को जीवा भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपके मॉन्क्स होते थे, जो साधु संत होते थे जैनिज्म के अंदर, उनके लिए भी कुछ रूल्स थे। जैसे उनका सबसे बड़ा एम क्या है जिंदगी का, कैवल्य अटेंड करना, सेल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करना। कैसे मिलेगा? सुप्रीम नॉलेज से। क्या करेंगे? अवॉइड अवॉइड ऑल द इविल कर्मास,
कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, और जो वो 5 व्रत की बात हुई है उनको ढंग से फॉलो करेंगे। इवन अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते भी हो, आपने किया नहीं, अब अगर आप सोच भी रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो। वो भी एक काइंड क्या है, अहिंसा। देख रहे हो, एक्सट्रीम, एकदम एक्सट्रीम पिनांस। बुद्धिज्म कभी भी एक्सट्रीमिज्म पे नहीं गया, जैनिज्म एक्सट्रीमिज्म पे है। ठीक है। डिस्कार्डेड क्लोथ, अपने कपड़े भी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। जब बैठोगे तो बैठने से पहले आपको झाड़ू से साफ करनी होगी जगह, उसके बाद ही आप बैठोगे। उस झाड़ू को बोलते हैं आरोहण। आरोहण, ये देख रहे हो ना, ये अपने साथ, ये साथ में एक ये डंडा और ये झाड़ू आपको दिख रही होगी, इसे कहते हैं आरोहण। जब भी आप जाओगे कहीं बैठने चाहोगे तो पहले आपको साफ करना होगा। क्यों साफ करना है? ताकि कोई नीचे जो कीड़ा मकोड़ा है वो मर ना जाए, वो पहले हट जाए। उसके बाद वियर मास्क, आपको हमेशा मास्क पहनना है। कोविड तो जैनिज्म के टाइम से ही चल रहा है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, हमने तो मास्क अभी पहने हैं 2020 में, जैनिज्म वाले पहले से पहन रहे हैं। सर क्यों पहन रहे हैं पहले से? ताकि हवा के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कहीं आप उनको ना मार दो, कहीं आप उनको ना मार दो। इस लेवल का एक्सट्रीमिज्म। ठीक है जी। रूटेड वेजिटेबल वर ऑल्सो अवॉइडेड, जो भी वेजिटेबल, जो भी साग सब्जियां जिनकी रूट्स होती हैं, जिनकी जड़ें होती हैं, आप वो भी नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि भाई उसके अंदर बहुत सारे आपके माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं और अलग अलग तरीके के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नहीं खाओगे। इसीलिए ये लोग आलू कहां खाते हैं? नहीं खाते भाई। इनके 2 सेक्ट हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, अभी देखेंगे उनको बारे में भी। बेसिकली उनको 8 दिन का व्रत करते हैं उन्हें कहते हैं श्वेतांबर्स, और जो 15 दिन का व्रत करते हैं उन्हें कहते हैं पर्युषना। जो दिगंबर लोग हैं वो 15 दिन का व्रत करते हैं, और जो श्वेतांबर लोग हैं वो 8 दिनों का व्रत करते हैं। इसी व्रत को क्या बोलते हैं? पर्युषना। पर्युषना। ठीक है। और क्या है? फुल मून एंड न्यू मून फास्टिंग फॉर पिनांस। जब भी फुल मून या नया मून आएगा, क्या करेंगे? एक्सट्रीम पिनांस, एक्सट्रीम लेवल पे हम लोग पश्चाताप करेंगे, उसे बोला जाता है पोसाद। पोसाद। ठीक है। एक मोनेस्ट्री है बसीडी के अंदर, वहां पे हम पोसाद करेंगे। फाइनली जब लास्ट फेज आएगा आपकी लाइफ का, ठीक है, जब आप जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ मृत्यु का वेट कर रहे हैं, मरने का इंतजार कर रहे हैं, उस टाइम पे ये लोग फास्ट अनटू डेथ करेंगे, मतलब भूखे ही रहेंगे जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए। उसे बोला जाता है सल्लेखना। फास्ट अनटू डेथ, सल्लेखना बोला जाता है। जब अपनी जिंदगी के आखिरी टाइम में आप क्या करोगे? कुछ नहीं खाओगे और आपको मृत्यु आ जाएगी, उसे कहते हैं सल्लेखना। ये किसने किया था? फॉर एग्जाम्पल जो आपके मौर्यन डायनेस्टी के जो संस्थापक थे, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। वो भैया जैनिज्म में कन्वर्ट हुए थे, और जब वो नीचे साउथ इंडिया में आए थे ब्रह्मगिरी के पास, वहां पे उन्होंने क्या किया था? सल्लेखना किया था। ठीक है। तो इन सब चीजों से हमें दिख रहा है कि भाई टू मच रिजिड एंड मच एक्सट्रीमिटीज, बहुत रिजिड है और काफी एक्सट्रीम लेवल पे हमें काम करना पड़ रहा है। ठीक है। बुद्धिज्म में इतना नहीं होता था। अब जैनिज्म फैला कैसे? भाई संघ जो है वो स्टैब्लिश किया था, उसको कहां पे? गणाधार बोलते हैं उसको। ठीक है। गणाधार क्या करेगा? जो भी गण है, ठीक है, उनको लीड करेगा। भाई सपोज करो कोई गांव है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जैनिज्म वाले हो गए हैं, अब उनको कौन लीड करेगा? उनको गणाधार लीड करेगा। ठीक है जी। ड्यूरिंग दिस टाइम जब महावीर जैन थे आपके, तब 11 लीडर्स थे, उन्हें क्या कहते हैं? गणाधार। ठीक है। 11 लीडर्स हुआ करते थे, केम क्लोज टू महावीर, महावीर के पास आए, और यहीं पे क्या करा भाई, इन्होंने सोचा कि भाई अब एक काम करते हैं, जब इतनी सारी टीचिंग्स हो गई हैं तो इनको लिख लेते हैं, जैसे बुद्धिज्म में लिखा गया था। तो भैया जो महावीर की टीचिंग्स थी, जो महावीर सिखाते थे लोगों को, उनको उनको अलग किताबों में लिखा गया, उनको बोला जाता है पूर्वास। बेसिकली 14 किताबें थी जिनको बोला जाता है 14 पूर्वास। क्या था इसके अंदर? टीचिंग्स ऑफ महावीर। जो भी महावीर की टीचिंग्स थी वो किसने बनाई? जो भी इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे उन्होंने लिखी। जब महावीर जी की डेथ हो जाती है, तब ये जो डिसाइपल्स थे, जो इनके शिष्य थे, इन्होंने कंटिन्यू रखा इसी संघ को, जो भी चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। तो पहले आपके जो गणाधार थे वो कौन थे? आर्य सुधर्मन। ठीक है। बिकेम थेरा। थेरा मतलब लीडर होता है बेसिकली। ठीक है। थेरा मतलब होता है लीडर। फिर सेकंड आए जम्बू। फिर जम्बू के बाद 3 जनरेशन और पास हुई। नंदा के टाइम पे फिर 2 थेराज और आए थे। फिर आपके संभुत विजय। ठीक है। वो 325 बीसी में उनकी डेथ हो गई थी। और फाइनली आपके आते हैं कौन? भद्रबाहु। भद्रबाहु आते हैं। यही भद्रबाहु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैनिज्म में कन्वर्ट करा था। ठीक है। ये नाम भले ही याद ना हो, कोई बात नहीं, भद्रबाहु जरूर याद रखना।
अब ये जो भद्रबाहु थे इनका काफी रोल रहा है जैनिज्म के अंदर, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कल्पसूत्र। ये कल्पसूत्र बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला हिस्सा है जैन चरिता, जिसके अंदर 23 तीर्थंकारों की बायोग्राफी लिखी गई है, उनके बारे में जो भी डिटेल हमें थोड़ी बहुत मिली वो लिखी गई है। दूसरी आपकी बुक है क्या, थेरावली, दूसरा सेक्शन थेरावली। इसके अंदर जितने भी आपके गण हुआ करते थे जहां पे जैनिज्म की पॉपुलेशन थी और उनके कौन कौन लीडर्स हुआ करते थे उनके बारे में है। तीसरा सेक्शन है समाचारी, मतलब जो भी रूल्स होंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे किस किस के, जैन मॉन्क्स के और असेटिक, जो भी साधु संत है जो जैनिज्म को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कुछ रूल्स हैं। तो कल्पसूत्र बेसिकली उसमें ये 3 सेक्शन थे। 300 बीसी तक आते आते हुआ क्या, जो गैंगटिक वैली है, जो आपका मगध वाला एरिया है, वहां पे क्या हुआ, फेमाइन आ गया, अकाल आ गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया की तरफ मूव कर गए थे, साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे, ठीक है। जब साउथ इंडिया की तरफ चले गए तो भैया क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जो वहीं रहना चाहते थे, तो कुछ लोग साउथ इंडिया की तरफ चले गए और कुछ लोग वहीं ऊपर गैंगटिक वैली मगध वाले रीजन में रहे, ठीक है। जो ऊपर रहे थे, जो साउथ इंडिया नहीं गए, उनका लीडर था स्थूलबाहु, स्थूलबाहु, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम सम सेंट्स रिटर्न टू नॉर्थ अगेन बट देयर वाज चेंज इन रूल्स। मतलब सर कुछ लोग तो चले गए किसके साथ, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साउथ इंडिया के अंदर। कुछ लोग जो ऊपर ही रहे थे उनको लीड कर रहा था कौन, स्थूलबाहु। लेकिन जब वो साउथ इंडिया वाले कुछ लोग वापिस आने लगे ना नॉर्थ में, क्योंकि अब अकाल तो खत्म हो चुका है, तब उन्होंने ऊपर देखा यार जैनिज्म के अंदर तो चेंज आ गया रूल्स के अंदर, ये क्या हो गया। यहीं से कहानी आपकी शुरू हो गई। क्या, स्थूलबाहु का मानना था क्या कि भाई टाइम चेंज हो गया है जैसे बुद्धिज्म में हो रहा था। इन द सेम वे इन्होंने भी यही सोचा कि भाई टाइम आगे आ चुका है, 200-300 साल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमें चेंज करना होगा रूल्स के अंदर, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। मेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या था, अपरिग्रह को लेके। मतलब सर ये जो कपड़े हैं क्या ये जरूरी उतारने हैं, नहीं उतार रहे कपड़े। भाई जैनिज्म के अंदर बोला गया कि आप अपने कपड़े भी त्याग दो, लेकिन समय बदल गया है, अब लोग बाग कह रहे हैं कि भाई कपड़े उतारने जरूरी नहीं है, ये इनका था डिफरेंस, ठीक है। अगर हमें ज्यादा चकाचौंध, ज्यादा रंग रंगीन कपड़े नहीं पहनने तो एटलीस्ट सफेद कपड़े पहन लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो इनका यह मानना था जो ऊपर रहे थे। दिगंबर्स वाले क्या कह रहे थे कि नहीं न्यूडिटी ही करेंगे, और श्वेतंबर्स वाले क्या कह रहे, नहीं हम तो सफेद कपड़े पहनेंगे, ठीक है। तो एक तो ये इनका बोन ऑफ कंटेंशन, इनके बीच में क्रिटिक हुआ। दूसरा एक रीजन था वुमेन्स को लेके, वुमेन्स को लेके क्वेश्चन ऑफ वुमेन अराइज दैट अकॉर्डिंग टू दिगंबर्स नो वुमेन कैन बी तीर्थंकार। अभी मैंने आपको बताया था ना जो हमने 24 तीर्थंकार देखे थे उसके अंदर एक थी मल्ली नाम की, ठीक है। तो भैया ये जो दिगंबर वाले थे, कौन, जो ऑर्थोडॉक्स जैनिज्म को मानते हैं, वो कह रहे थे कि भाई जो मल्लीनाथ है वो तीर्थंकार नहीं है, क्योंकि कोई वुमेन तीर्थंकार नहीं बन सकती। ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ट्रेडिशनल थिंकिंग। और जो स्थूलबाहु थे वो मान रहे थे कि नहीं मल्लीनाथ तो थी, तीर्थंकार थी, और एक फीमेल तीर्थंकार थी वो। ये दोबारा भी 2 पॉइंट हो गए ना इनकी क्लैश के। यहीं से क्या होता है आपके भाई, 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं ये लोग, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स, ठीक है। श्वेतांबर्स वाले सफेद कपड़े पहनेंगे, दिगंबर्स वाले कुछ नहीं पहनेंगे। अब इस चीज को संभालने के लिए बेसिकली 2 जैन काउंसिल हुई, जिस तरह से बुद्धिज्म में 4 जैन बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अलग अलग टाइम पे, वैसे ही 2 जैन काउंसिल हुई। तो जो पहली जैन काउंसिल हुई वो कहां पे, पाटलिपुत्र के अंदर हुई 300 बीसी के टाइम पे, स्थूलबाहु के अध्यक्षता में। स्थूलबाहु कौन था, जो वहीं पे गैंगटिक वैली में रुक गया था कि नहीं भाई कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। यहीं पे क्या हुआ भैया, शिज्म इन जैनिज्म, मतलब पहली जैन काउंसिल के अंदर जो आपकी संघ था, जो ऑर्डर था, वो 2 हिस्सों में टूट गया, दिगंबर्स और श्वेतांबर्स के रूप में। पहली जैन काउंसिल के अंदर ही क्या बनाए गए, 12 अंगास। अभी तक हमने 14 पूर्वास देखे थे ना जिसमें टीचिंग्स ऑफ महावीर थी, इसमें 12 अंग बनाए गए। 12 बेसिकली ये किताबें हैं। किसने बनाई, श्वेतांबर्स ने, जो सफेद कपड़े पहनते थे। और जो अभी थोड़ी देर पहले हमने 14 पूर्वास देखा, वो किसने बनाए थे, दिगंबर्स, वो पहले वालों ने बनाए थे। फिर होती है आपकी क्या, सेकंड जैन काउंसिल। सेकंड जैन काउंसिल आपकी होती है वल्लभी, गुजरात के अंदर। कब, 512 कॉमन एरा, 512 कॉमन एरा के टाइम पे, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका गुप्ता एज का पीरियड चल रहा है, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इनके प्रेसिडेंट थे देवारजी शमरण, देवारजी क्षमा शर्मन, ठीक है। वल्लभी के अंदर हुई थी 512 कॉमन एरा के अंदर। इस सेकंड काउंसिल के अंदर 12 उपंगास लिखे गए, 10 प्राकिन्स लिखे गए, 6 छेद सूत्र लिखे गए और 4 मूल सूत्र लिखे गए, ठीक है। ये सारा का सारा लिटरेचर किस चीज का है, जैनिज्म का कैनोनिकल, जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है,
ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, 2 जैन काउंसिल हुई थी। उसके बाद दिगंबर्स और श्वेतांबर्स के बारे में भी अब डिफरेंस देख लेते हैं। दिगंबर्स को और क्या बोलते हैं? स्काई क्लैड भी बोलते हैं इसको। एब्सोल्यूट पिलांस, नो वियरिंग क्लोथ, कोई कपड़े नहीं पहनेंगे हम लोग, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पश्चाताप करेंगे। लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, ये भद्रबाहु कौन है? वही जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नीचे साउथ इंडिया में गया था। वुमेन कांट अटेन लिबरेशन, हैज टू टेक बर्थ एज अ मेल। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि भाई दिगंबर वाले तो मान ही नहीं रहे हैं कि कोई फीमेल तीर्थंकर हो सकती है, तो कह रहे हैं कि अगर वुमेन को लिबरेशन चाहिए तो पहले उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मेल के रूप में, तभी हो पाएगा। जब एक बार एनलाइटनमेंट मिल जाएगी, फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स इंक्लूडिंग हंगर, थर्स्ट, स्लीप, किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी जब आपको कैवल्य मिल जाएगा। बिलीव्स महावीर हैड नेवर मैरिड, लेफ्ट वर्ल्ड व्हाइल पेरेंट्स वर अलाइव। दिगंबर्स वाले देख लो क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि महावीर जी की कभी शादी नहीं हुई। इवन उन्होंने अपना घर कब छोड़ दिया था? जब उनके माता पिता जिंदा थे। ठीक है, पूर्वा लिटरेचर इन्होंने बनाया है, जो 14 पूर्वास बनाए हैं। ठीक है, आइडल्स, डाउन कास्ट आइज विदाउट क्लोथिंग, इनकी जो भी मूर्ति बनाई गई है उसमें आंख नीचे है और कपड़े नहीं पहने हुए हैं। 2 पोजीशंस बेसिकली क्या क्या? राजोहरण एंड कमंडल, राजोहरण एंड कमंडल, ये 2 ही चीज अपने पास रखते थे। श्वेतांबर्स वाले लोग कौन थे? व्हाइट क्लैड बोला जाता है इनको। न्यूडिटी नॉट रिक्वायर्ड टू गेट लिबरेशन, अगर आपको अपनी आत्मा को मुक्त करना है, जरूरी नहीं है कि भाई सारे कपड़े उतार दो, आप सफेद कपड़े पहन सकते हो। किसकी लीडरशिप में? स्थूल बाहु की लीडरशिप में। वुमेन कैन अटेन लिबरेशन, इनका मानना था वुमेन कर सकती हैं, जैसे मल्ली को मानते थे ये लोग। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट लाइक फूड, स्लीप नीडेड। अब ये तो बेसिक रिक्वायरमेट है भाई, खाना तो खाना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, सोना तो पड़ेगा जब शरीर थकता है तो भाई ये रिक्वायरमेंट है। महावीर हैड मैरिड एंड ऑल्सो हैड अ डॉटर, लेफ्ट वर्ल्ड आफ्टर डेथ ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, क्या सर बताया था ना कि महावीर जी की शादी हुई थी किससे? यशोदा से, और उनकी बेटी का नाम था अनुजा, जिसका पति था जमाली, जो क्या पहला आपका डिसाइपल, पहला शिष्य बना था किसका? महावीर का। तो श्वेतांबर्स लोग ये मानते थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अंग उपन्य, अंग और उपंग वगैरह भी लिखे। ठीक है, आइडल्स में क्या करने लगे ये लोग? यहां पे आंखें नीची थी और श्वेतांबर्स लोग ज्वेल लगाने लगे, आइस की जगह मोती लगाने लगे। ठीक है, लायन क्लोथ फैलाने लगे, ज्वेलाइज होने लगी इनकी। 14 पोजेशंस रखने हैं, मतलब 14 चीजें अपने पास रख सकते हो, लाइन क्लोथ वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो याद नहीं रखना। ये बेसिक डिफरेंस है दिगंबर्स और श्वेतांबर्स में। क्यों हुआ डिफरेंस, ये भी समझ आ गया होगा अब। ठीक है, ये एक चार्ट है, जब आप पढ़ोगे, क्या नाम है, जब मैं पीडीएफ डालूंगा ग्रुप में, उसमें जस्ट एक नजर मार लेना, सिर्फ एक नजर मारनी है, इसको लेके मतलब ज्यादा पागल नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, जैनिज्म के अंदर श्वेतांबर्स दिगंबर्स तो ठीक है सर, 2 ग्रुप बढ़ गया, उसके बाद और भी जैनिज्म में बंटवारा होने लगा, और भी बहुत सारे सेक्ट आने लगे, लेकिन फिर भी जैनिज्म फ्लरिश करता रहा। क्यों? कॉमन डायलेक्ट यूज करते थे, कॉमन भाषा यूज करते थे ये लोग, अर्धमागधी, और उसके बाद प्राकृत यूज होने लगी। अगर सवाल आए कि जैनिज्म लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, तो आपको ऑप्शन लगाना है प्राकृत, प्राकृत। ठीक है, और बुद्धिज्म की बात आए तो पाली लैंग्वेज। मर्चेंट कम्युनिटी मोस्टली फॉलोड जैनिज्म एंड एग्रीकल्चर कम्युनिटी डिड नॉट। जितने भी मर्चेंट कम्युनिटी होती थी, ट्रेडर क्लास होते थे, वो तो जैनिज्म को फॉलो करते थे, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले ज्यादा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि भैया इन्होंने तो मना कर रखा था कि आप रूटेड वेजिटेबल नहीं खा सकते, तो एग्रीकल्चर क्लास ज्यादा इनसे जुड़ ही नहीं पाई, क्योंकि भैया उनको तो अगर सब्जियां उगानी है, खेती करनी है, तो हल चलाना पड़ेगा, अब उसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली मरेंगे, तो भैया एग्रीकल्चरल क्लास जैनिज्म में ज्यादा नहीं जुड़ पाई। ठीक है, मर्चेंट फॉलोड अनुव्रत, अनुव्रत क्या था? ले फॉलोअर्स, परमानेंट जो नहीं होते थे वो करते थे। ट्रैवल्ड होल कंट्री फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये जो मर्चेंट हैं, ये लोग तो सामान बेचने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए पूरे देश में घूमते थे। जब पूरे देश में घूमते थे तो जैनिज्म भी बताते थे कि भैया हम तो जैन लोग हैं, हम तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो पूरे देश में जैनिज्म इनके थ्रू भी फैल रहा है। जैन मॉन्क्स टू बी सीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम व्हेन अलेक्जेंडर अराइव। एक्चुअली हुआ क्या था, जब अलेक्जेंडर आया था ना लड़ने के लिए, तो झेलम नदी के किनारे आपके कुछ जैनिज्म लोग, जैनिज्म सेंट बैठे हुए थे। तो अलेक्जेंडर ने अपने एक कमांडर को भेजा कि भैया जरा इन 5 को उठा के लेके आओ, बात करेंगे इनसे। तो कमांडर गया उन 5 के पास, जैनिज्म ब्राह्मणों के पास, जैनिज्म सेंट्स के पास। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई चलो, आप 5 आपको बुलाया है। किसने बुलाया? अरे वो ग्रीक का राजा आया। कौन? अलेक्जेंडर। तो जैनिज्म के जो आपके जो ये बैठे हुए थे वहां पे सेंट, उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे, उसे काम है वो आएगा हमारे पास। ठीक है, उसे काम है तो वो आएगा हमारे पास। तो रिवर झेलम पे उस टाइम पे ये एक किस्सा हुआ था। ठीक है, बाद में गया भी था अलेक्जेंडर, फिर गया भी था इन 5 के पास इनसे बात करने के लिए।
ठीक है। अब कोई भी धर्म कब बढ़ता है? जब कोई राजा, कोई शासक, कोई डायनेस्टी उसको प्रोत्साहन दे, उसे ही कहते हैं पैट्रोनेज। ठीक है, प्रोत्साहन देना मतलब पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोनेज। तो उदयन था, उदयन कौन है? अजात शत्रु का बेटा था ये, उसने पैट्रोनेज दी थी। ठीक है, बाद में जो नंदा डायनेस्टी आई थी उन्होंने भी जैनिज्म को स्वीकारा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो तो खुद जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, इवन इन्होंने केव्स बनवाई थी जैनिज्म वाले लोगों के लिए। सेकेंड सेंचुरी बीसी के अंदर किंग खारवेल था कलिंग का। कलिंग राज्य कहां पे था आपका? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के अंदर कलिंग था और वहां का राजा कौन था? खारवेल। भाई उसने भी पैट्रोनाइज करा था जैनिज्म को। फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अंदर उज्जैन के अंदर कुछ जैन सेंट्स थे, कौन? कलकाचार्य है, गर्द बिल्ला, इन सब ने भी क्या करा था? जैनिज्म को खूब प्रीच किया था। कुशाणा के टाइम पे भी ये फैला था, कहां पे? मथुरा के अंदर। हर्षा के टाइम पे भी ईस्टर्न इंडिया के अंदर फैल रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, जैनिज्म कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहा है। फिफ्थ सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ? रॉयल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर जो रॉयल डायनेस्टीज थी, ठीक है, जैसे कि गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी और कदम्बाज हुआ करते थे, चालुक्य हुआ करते थे, राष्ट्रकूटाज हुआ करते थे, इन सब ने भी जैनिज्म को पैटर्नाइज किया। ठीक है, और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, ठीक है, रूल्ड फ्रॉम मान्यखेत, बिल्ड एलोरा केव्स। जो एलोरा केव्स हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं, उनमें एलोरा केव्स के अंदर जो जैनिज्म की जो केव्स बनाई गई हैं, जो टेंपल्स बनाए गए हैं, वो राष्ट्रकूट वालों ने बनाए हैं। किसने? जो आपके किंग हुआ करते थे इंद्रफोर, उन्होंने बनाए हैं। जो जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना किया था, उसी तरह इंद्रफोर ने भी क्या किया था? सल्लेखना किया था। 11-12 सेंचुरी के अंदर आते आते आपके चालुक्य, गुजरात के अंदर चालुक्य किंग थे। असल में चालुक्य नहीं, चौलक्य कहते हैं। चालुक्य और चौलक्य दो अलग अलग चीजें हैं। तो गुजरात के अंदर चौलक्य थे, सिद्धराज, उन्होंने भी करा था, कुमारपाल। तो पूरी की पूरी चौलक्य किंग की जो डायनेस्टी थी, उन्होंने भी जैनिज्म को खूब प्रोत्साहन दिया था। ड्यूरिंग मेडिवल टाइम इट हैड लिमिटेड इंपैक्ट। जब मेडिवल टाइम आया, जब आपके अरब इन्वेजन स्टार्ट हो गया, उसके बाद से जैनिज्म की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो पाई, कम रही। ठीक है, सम ऑफ देम वर मेड मिनिस्टर्स इन द रॉयल कोर्ट। बस इतना ही याद रखना है। तो मतलब इससे हमें बेसिकली पता चल रहा है कि जैनिज्म बुद्धिज्म के मुकाबले ज्यादा फैल रहा है, ऑल दो इसमें इतनी एक्सट्रीमिटीज हैं, फिर भी फैल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं जैनिज्म लिटरेचर पे। जिस तरह से हमने बुद्धिज्म के लिटरेचर देखे थे, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, उसी तरह हम क्या देखेंगे? जैनिज्म के लिटरेचर, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल। क्या क्या देख लिया अभी तक जैनिज्म में? महावीर के बारे में पढ़ लिया, संघ के बारे में देखा, क्या क्या टीचिंग्स हैं, जो दो अलग अलग सेक्ट में बने, दिगंबर और श्वेतांबर, उनके बारे में पढ़ा। अब आ जाते हैं किस पे? इनके लिटरेचर पे। जैसे कैनोनिकल में हमने पूर्वास के बारे में पढ़ा था, अंगास के बारे में, ये सारी आपकी मेन स्ट्रीम लिटरेचर किसकी? जैनिज्म की। और नॉन कैनोनिकल में क्या आएगा? जो वहां के अलग अलग कोर्ट ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, किंग्स हैं, उन्होंने अगर कोई किताब लिखी है जैनिज्म को लेकर, उसे कहते हैं नॉन कैनोनिकल। ठीक है, कैनोनिकल में हमने अंग पढ़े थे, ठीक है जी, 12 अंग है। अब ये उनके नाम है, ये सिर्फ आपको एक बार नजर मारनी है इन पे। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है, इसलिए इसके ऊपर मैं मतलब हर एक को बताऊं उसमें टाइम खराब करने वाली बात है। जिस चीज को आप 5 मिनट में कर सकते हो, मैं उस चीज के लिए 15 मिनट की वीडियो डालूं, मतलब टाइम खराब कर रहा हूं मैं। वो चीज मेरे को नहीं करनी, तो बेटर है आप सिर्फ इसको एक बार नजर मार लेना, पढ़ लेना। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि कितने कितने हैं, उपंग कितने हैं, अंग कितने हैं, पूर्वास कितने हैं, मूल सूत्र कितने हैं, छेद सूत्र कितने हैं, ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उपंग कितने हैं? टोटल 12 इन नंबर के अंग को सप्लीमेंट करते हैं, कमेंट्रीज हैं बेसिकली है। ठीक है, उसके बाद प्राकृंस थे 10, छेद सूत्र 6 हैं। किस चीज से डील कर रहे हैं? जो भी मॉन्क्स हैं, जो भी नन्स हैं, उनके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ठीक है, उसके अलावा मूल सूत्र 4 हैं। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस टेक्स्ट, जैसे नंदी सुत्ता या नंदी सूत्र भी कहते हैं, या अनुगोयदारा, या अनुगोयदारा क्या है? बेसिकली ये एनसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट है। इसमें जैनिज्म की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, एनसाइक्लोपीडिया है ये एक तरीके का। ठीक है, कंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज परस्यूड बाय जैन मॉन्क्स। जितने भी आपके जैन मॉन्क्स हैं, जैन सेंट्स हैं, वो उन्होंने जो भी विचारधारा फैलाई है, अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं, उन सबको लिखा गया है, उसे ही बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं किस पे? नॉन कैनोनिकल लिटरेचर्स। नॉन कैनोनिकल जो कि मेन स्ट्रीम लिटरेचर का हिस्सा नहीं है, किसी किंग ने लिखा है, किसी पोइट ने, किसी ऑथर ने लिखा है, किसके ऊपर? जैनिज्म के ऊपर। कमेंट्रीज जो होती हैं, जैसे सपोज करो मैंने आज ऋग्वेद पढ़ा और मेरी अंडरस्टैंडिंग जो बनी ऋग्वेद की, मैंने उसके ऊपर एक किताब लिख दी, उसे कहते हैं कमेंट्री।
इसी तरह से जैनिज्म के ऊपर किसी ने जैनिज्म की टीचिंग्स पढ़ी और उसके ऊपर अपनी कमेंट्री दी कि मेरा क्या ओपिनियन है, उन्हें कहते हैं निरुक्ति या निजुक्ति। ठीक है, ये कमेंट्रीज कब से स्टार्ट हुई थी? जब भद्रबाहु था तभी से लोगों ने लिखनी शुरू कर दी थी। ठीक है, उसके बाद हरितास, हिस्टोरिकल वर्स, हरितास के अंदर जो भी तीर्थंकार हैं उनकी स्टोरीज बताई गई हैं। प्रबंधास, प्रबंधास के अंदर जो भी जैन मॉन्क्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की गई है। पोइटिक लिटरेचर हरिभद्र ने लिखी, हरिभद्र एक आपके बंदे हुआ करते थे, उन्होंने पोइटिक रूम में लिखा है क्या, जैनिज्म को लेकर जो भी उनकी विचार हैं। उसके अलावा ये कुछ अलग किताबें हैं जो आपको नजर जरूर मारनी है। ठीक है, वही सेम बात, मैं अगर टाइम वेस्ट करूंगा यहां 15 मिनट की वीडियो में, बेटर है आप 5 मिनट में वो पढ़ लो। उसके बाद आते हैं डिक्लाइन फैक्टर पे कि भाई जैनिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ। एब्सेंस ऑफ प्रीचर आफ्टर महावीर, जब महावीर की मृत्यु हो गई उसके बाद कोई ढंग का ऐसा कोई टीचर ग्रो नहीं कर पाया जो जैनिज्म को संभाल सके। नो एक्टिव कन्वर्जन टुक प्लेस, ज्यादा कन्वर्जन इसके बाद बंद हो गए। ठीक है, चैलेंज फ्रॉम रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, भाई सेम टाइम पे हिंदुइज्म अपनी ग्रोथ कर रहा है, शैविज्म आ चुका है, वैष्णो की आराधना स्टार्ट हो चुकी है, कृष्णा की आराधना स्टार्ट हो चुकी है, इस वजह से जो आपके फॉलोवर्स हैं वो बट गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बुद्धिज्म का मिडल पाथ आ चुका था, क्या, माध्यमिका मार्ग, हमने कल उसके बारे में देखा था, माध्यमिका मार्ग नागार्जुन ने दिया था वो। ठीक है, तो ये सब चैलेंज कर रहे थे जो लोग जैनिज्म के अंदर जा रहे थे, तो उनकी पॉपुलेशन घट रही थी। ओवर रिलायंस ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस, भाई इतनी ज्यादा एक्सट्रीमिटीज है। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस मतलब आपको बैठना है तो झाड़ू लगा के बैठना है, आप जो हल चला रहे हो, प्लफिंग कर रहे हो, भाई उसके एम्प्लॉइंग कर रहे हो, उसकी वजह से आप मार नहीं सकते, तो वो लोग जैनिज्म में नहीं आ सकते। ठीक है इस वजह से काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस वजह से भी लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। एग्रीकल्चरिस्ट डिजन ज्वाइन, एग्रीकल्चरिस्ट क्यों नहीं, अभी बताया ना कि भाई वो हल चलाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें तो कीटाणु मरेंगे, इसलिए वो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते थे। टू मच फिनांस एंड ऑस्टेरिटी एंड एक्सट्रीमिज्म, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म है, बहुत हाई लेवल पे पश्चाताप किया जा रहा है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, भूखे रह लो, सोना नहीं है, कुछ नहीं करना, इस वजह से भी जैनिज्म में फिर लोग कम गए। ठीक है, रिलेवेंस क्या है इसका आज के टाइम पे? जैन लिटरेचर अपभ्रंश अपभ्रंश करप्ट फ्रॉम, देखो बेसिकली अपभ्रंश जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो भी ग्रामर लिखने का तरीका है उसमें करप्टनेस, मतलब गलत तरीके से ग्रामर लिखना, उसे कहते हैं अपभ्रंश। तो इसी अपभ्रंश की वजह से लोकल लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, जब लोकल लैंग्वेज डेवलप होगी तो क्या होगा, आप लोगों में विचार आसानी से दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि लोगों को तो लोकल लैंग्वेज समझ आएगी ना, क्योंकि संस्कृत तो सब जानते नहीं है, इसीलिए लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, जैसे शौरसेनी, अर्धमागधी, गुजराती, ये सारी आपकी जैनिज्म की ही अपभ्रंश की वजह से निकल के आई है अलग अलग लैंग्वेज। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर जो संगम लिटरेचर है उसने भी जैनिज्म का मेंशन किया है। उसके अलावा जैनिज्म बेसिकली क्या कर रहा है, ऑर्थोडॉक्स रिलीजन के खिलाफ बात कर रहा है, जो भी वैदिक सोसाइटी के अंदर रिचुअल्स हो रहे हैं, सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, ट्रेडिशंस हो रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहा है। ठीक है, जितने भी जो आपके गांधी के जो विचार हैं, ठीक है, गांधी के जो विचार हैं उनमें से मोस्टली विचार जैनिज्म से इंस्पायर्ड है। साबरमती आश्रम है ना, जो जो वहां पे म्यूजियम है, वहां पे ना एक फोटो लगी हुई है 11 रूल्स की, तो उनमें से 5 रूल्स जैनिज्म को लेके हैं। ठीक है, जैनिज्म से ज्यादा प्रभावित थे गांधी जी के जो एथिक्स थे। ओपन फॉर ऑल पीपल, सबके लिए खुला है, कोई भी आके जैनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट प्लेसेस में क्या याद रखना है भाई, पावापुरी, जहां पे आपकी महावीर जी की मृत्यु हुई थी, और पावापुरी के अंदर ही बुद्ध का एक स्तूप है। एक और फैक्ट की बात यह है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छा लगेगा भाई, संवत शिखर एक जगह है झारखंड के अंदर, या उसे ही कहते हैं क्या, शिखरगंज। तो जो 24 तीर्थंकार है ना, उसमें से 21 तीर्थंकार तो यहीं पे मरे हैं, उनकी मृत्यु यहीं पे हुई है, कहां पे, संवत शिखर, झारखंड के अंदर। ठीक है, यही था आपका पूरा का पूरा जैनिज्म टॉपिक। जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैं डाल चुका हूं। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसको रिवाइज करना है बार बार। ठीक है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे बुद्धिज्म की या जैनिज्म की, एक पेपर लो, एक साइड बुद्धिज्म की लिख लो, एक साइड जैनिज्म की लिख लो, शॉर्ट नोट्स एक तरीके से, क्योंकि अब आपको बैक स्टोरी पता है, अब आपको सिर्फ फैक्ट्स रिवाइज करने हैं। तो जितना ज्यादा आप उसको बार बार पढ़ोगे उतना ही ज्यादा रिटेनिंग पावर बढ़ेगी, टाइम बचेगा। आई बात समझ? आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं एंशिएंट हिस्ट्री के पूरा कोर्स करवा दूंगा,
उसके बाद हम मेडिवल करेंगे, और फिर फाइनली जब आपका अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा हम लोग वहाँ पे सब सारे PYQs और MCQs सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहो। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, उसको नहीं भूलना, उसकी रिवीजन टाइम टाइम पे होनी चाहिए। पॉलिटी के अंदर मोस्टली 80% हिस्सा कवर हो चुका है, सिर्फ 2 वीडियोस हैं, ठीक है, 2 टॉपिक्स हैं, एक आपका जुडिशरी सिस्टम इंडिया के अंदर और दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। वो भी जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा इस वीक के अंदर अंदर। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं, आपको भी अपनी तरफ से बेस्ट 110% देना है, ठीक है। और बस जैनिज्म में इतना ही था। अगली बार हम लोग जब जिस टॉपिक पे मिलेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, महाजनपदास। 16 महाजनपद आए हैं और उसी टाइम पे फॉरेन इन्वेजन हुआ था पर्शिया वालों का, ग्रीक वालों का, वो पढ़ना है। वो दोनों हम एक ही साथ कवर करेंगे, 16 महाजनपदास एंड फॉरेन इन्वेजन। जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर हम करेंगे मौर्यन, ठीक है। तब तक के लिए रिवाइज करते रहो, वीडियो देखते रहो, समझ नहीं आई दोबारा देख लो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और उन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो। यकीन मानो पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, अपना ध्यान रखो और सबको जय हिंद।